हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए आज हम लोग शिक्षण शास्त्र से संबंधित 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है। आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं आप लोग को 75 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। उस हिसाब से पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसका कथन है प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है और मापने योग्य है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मैडिसन, थॉर्नडाइक, गुडविन या फिर क्लासमेयर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह थॉर्नडाइक ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो क्या कहलाता है? मूल्यांकन, नवाचार, मापन या फिर परीक्षण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नवाचार। क्योंकि परंपरागत तौर तरीके को छोड़ के जो भी चीज़ हम लोग नए ढंग से करते हैं वो नवाचार के अंतर्गत आता है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाने परंपरागत तौर तरीके हो गया और बच्चे को फील्ड में ले जाके लर्निंग बाय डूइंग मेथड से यानी कि उसको कुछ करके सिखाते हैं तो वह नवाचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन किसने कहा था? E.M. रोजर्स, वार्नेट, जॉन ड्यूबी या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यह E.M. रोजर्स ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन या मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? यह कथन रायबर्न का है। और इन सब प्रश्न को याद करके ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको समझ के या फिर शॉर्टकट मेथड से याद कर सके। कथन को ध्यान रखिए और किसने कहा था वो ध्यान रखिए, तो ही एग्जाम में इस तरह के प्रश्न सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन कालीन शिक्षा विधियाँ कौन सी थी? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित या फिर ऑप्शन डी पाठ्यक्रम केंद्रित। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्राचीन काल में शिक्षण पद्धति जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी और अभी बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और अभी की शिक्षण पद्धति बालक केंद्रित हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए किसका? पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का या फिर ऑप्शन डी परीक्षा का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। शिक्षण करते समय हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों की रुचि और उनके मानसिक स्तर का रखना चाहिए कि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर हम लोग जो कुछ भी उसको पढ़ा रहे हैं वो उसके लेवल का है या उससे ज़्यादा ऊपर है या उससे ज़्यादा नीचे है। तो इसको ध्यान में ही रख के हम लोग को शिक्षण कराना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का क्या माध्यम है? शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, अभ्यास कार्य या फिर ऑप्शन डी प्रश्न। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। टीचिंग मेथड से ही हम लोग शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण विधियाँ किस पर आधारित होती है? बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या फिर शिक्षण सूत्रों पर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। शिक्षण विधियाँ हमेशा शिक्षण सूत्रों पर ही आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? 4, 1, 3 या फिर 6। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्व जागरूकता विकास के रूप है? अंतश्चेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्यय या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है स्व जो जागरूकता विकास के रूप ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहिरंग योग है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी बहिरंग योग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरंग योग क्या है? धारण, ध्यान, समाधि या फिर ऑप्शन डी ये सभी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। बहिरंग योग मतलब जिसको हम लोग बाहर से कर सकते हैं, और अंतरंग योग मतलब जिसमें मन से हम लोग करते हैं, जैसे ध्यान करना, समाधि करना, धारण करना, ये सभी अंतरंग योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? अलग से कक्षा की व्यवस्था, समस्त विषयों की कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा, हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी या फिर संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शांति शिक्षा के लिए समस्त विषयों की कक्षा में ही दी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुदूर शिक्षा प्रणाली की विशेषता है? शिक्षक छात्र विभेद, कार्यक्रम विभेद, व्यक्तिगत अध्ययन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो ये सभी सुदूर शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी गुरु के द्वारा, राजा के द्वारा, मंत्री के द्वारा या फिर राज्य के द्वारा? तो वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था गुरुओं के द्वारा की जाती थी और बच्चों को शिक्षा गुरुकुल में ही मिलता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती थी? विद्यालय में, गुरुकुलों में, वनों में या फिर ऑप्शन डी मदरसों में? तो वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में ही होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार क्या था? विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, प्रव्रज्या संस्कार या फिर समावर्तन संस्कार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार से ही वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार को माना जाता था। उपनयन संस्कार किया जाता है सभी जाति के बालकों का, केवल ब्राह्मण बालकों का, वैश्य जाति के बालकों का या फिर क्षत्रिय जाति के बालकों का? तो उपनयन संस्कार वैदिक काल में सभी जाति के बालकों का किया जाता था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ब्लॉक संसाधन केंद्र या फिर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम लोग डाइट कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षकों को सपोर्ट करने के लिए जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था डाइट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है क्या? शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी या फिर ऑप्शन डी इकाई योजना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समय सारणी। और हाँ, आप लोग इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके अपने मन में आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करके देख लीजिएगा कि इसका क्या सही जवाब हो रहा है। इस तरह से आप लोग को पता चल जाएगा कि किस सवाल का जवाब आ रहा है और किस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। और जो भी सवाल के जवाब नहीं आ रहे हों या बार बार गलत हो रहे हों, तो आप लोग उसको सिलेबस में से उस टॉपिक को उठा के किसी भी बुक से या फिर यूट्यूब से या गूगल से उसको एक बार टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो फिर दोबारा वो गलती नहीं होगी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए कैसी? कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय समय सारणी हमेशा लचीली होनी चाहिए, क्योंकि लचीली होगी तभी हम उसमें हेर फेर कर सकते हैं, यानी कि कभी कभी बच्चों की रुचि के अनुसार उसको चेंज किया जा सकता है, या फिर टीचर के रहने से, या फिर कई बार कई टीचर अनुपस्थित रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी विद्यालय के समय सारणी को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो विद्यालय समय सारणी हमेशा लचीली होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए क्या उपयोगी है? चित्र, मॉडल, मानचित्र, ये सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनको हम लोग दिखा के शिक्षा दे सकते हैं, और दृश्य सामग्री में चित्र, मॉडल और मानचित्र ये सभी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से या फिर ऑप्शन डी पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि विशेष शिक्षा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता
वातावरण के दोषों, कमियों एवं विकृतियों के प्रति सजगता है। यह किसकी विशेषता है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या फिर सभी बालकों की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ये सभी जो विशेषता हैं यह सृजनशील बालक की पहचान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या फिर ऑप्शन डी मंद बुद्धि? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंद बुद्धि अक्षमता जन्मजात होती है, बाकी ये सब जन्म के बाद भी हो सकता है बच्चों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, अ आ इ ई जिसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। वर्णों का निर्माण किससे होता है? स्वर से, व्यंजन से, दोनों से या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वर्ण का निर्माण स्वर और व्यंजन दोनों से होता है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग है? 1, 3, 5 या फिर 7? और हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं जिसको हम लोग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में मूल रूप से 5 स्वर होते हैं जिसको हम लोग AEIOU यानी कि वोवेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, ल, दंश, मूर्धन्य, तलाव, ह, चवर्ग या फिर ऑप्शन डी कवर्ग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है? विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या फिर ऑप्शन डी म्यूजियम? तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय को मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संचयी अभिलेख पत्र में किस चीज़ का लेखा रखा जाता है? छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो संचयी अभिलेख पत्र में छात्र की प्रगति का लेखा रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी नहीं है? यानी कि कौन सी शिक्षण TLM सामग्री हम लोग को प्रकृति से नहीं मिलती है? फूल, फल, पत्तियां या फिर मानचित्र? तो ऑब्वियसली मानचित्र प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है कलरव, मंजरी, वर्तिका या फिर ऑप्शन डी रेनबो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कलरव जो है वो प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, जो कि हम लोग अक्सर बच्चों के बुक पे देखते हैं जिस नाम रहता है कोपल, ऐसे ही इसी तरह से यह है कलरव। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता कब कैसे विकसित होती है? भ्रमण करने से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से या रंगोली से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भ्रमण करने से बच्चों में सूक्ष्म अवलोकन यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को देखने के और समझने की क्षमता विकसित होती है। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यथेष्ट, समष्टि, व्यष्टि या फिर ऑप्शन डी जन समूह? तो यह इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण या फिर अवलोकन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रत्यक्षण जो है वो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यानी कि कक्षा में पढ़ाने वाला शिक्षक बालक का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? प्लूटो, अरस्ती, रॉस या फिर ह्यूम? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रॉस। नेक्स्ट प्रश्न है कि निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न या फिर बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उदाहरणार्थ प्रश्न निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 ईस्वी में पारित हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है कितनी? 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल से अधिक या 50 डेसिबल से अधिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 30 से 50 डेसिबल, यानी कि इतने तक की ध्वनि श्रवण बाधित बालक सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्ता, अक्षमता या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ये सभी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही दृष्टि क्या कहलाती है? 6/6, 6/9, 6/12 या फिर ऑप्शन डी 6/18। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6/6 सही दृष्टि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य है? पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना या फिर बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना शैक्षिक समावेशन कहलाता है। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? 2, 3, 5 या 7। तो भाटिया बैटरी में कुल 5 उप परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामूहिक परीक्षण होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो सामूहिक परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास या फिर शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वंचित बालक का उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि बी.एन. दास के अनुसार नहीं होती। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षण विधि या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल अपराध बालकों को इन तीनों विधि से उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन कौन सा, यानी कि किसका उच्चारण दांत से होता है? न, क, च या फिर ऑप्शन डी ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्कृष्ट व्यंजन कौन से हैं? र और ढ, न और ड, ढ और ज्ञ या फिर ढ और द। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, र और ढ। निम्न में से स्वर कौन सा नहीं है? अ, ई, उ या फिर यों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यों जो है वो स्वर नहीं है, यह व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है सघोष और अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं उष्म या फिर अल्प प्राण और महाप्राण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अल्प प्राण एवं महाप्राण में होता है। भाषा का भेद है लिखित मौखिक दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो भाषा का भेद मौखिक होता है। किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक या फिर ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। इसका सही जवाब है वाक्य पूर्ण होगा तो हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह ही लगाते हैं। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? कृपण, कंजूस, अपव्ययी, मितव्ययी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मितव्ययी। और जो बहुत कम खर्च करे उसे कंजूस। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं कौन सा? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक या विकलांग बालक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य बालक को छोड़ के बाकी सभी, यानी कि वो अत्यधिक पढ़ने में तेज हो या पिछड़े हो या विकलांग हो, ये सभी विशिष्ट वर्ग के बालक की श्रेणी में आते हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे? तो मनोविश्लेषण विधि के जनक फ्रायड थे। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, कानपुर में, आगरा में या देहरादून में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देहरादून में।
ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, लुईस ब्रेल ने। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों हो सकते हैं। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर कौन सी रस्म अथवा औपचारिकता पूरी की जाती थी? प्रव्रज्या संस्कार, उपसंपदा संस्कार, बिस्मिल्लाह रस्म या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिस्मिल्लाह रस्म। मध्यकालीन शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई थी? उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अरबी या फारसी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरबी फारसी को विशेष प्राथमिकताएं दी गई थी। बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल की निम्नलिखित में से किस संस्कार के समान थी? उपनयन, विद्यारंभ, समावर्तन या फिर यज्ञोपवीत संस्कार? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपनयन संस्कार। ये पीछे के प्रश्न में भी आए थे। उपनयन संस्कार को ही बिस्मिल्लाह रस्म के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम काल में निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया? वास्तुकला, हस्तकला, ललित कला या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? मात्र औपचारिक, स्नेहपूर्ण, घनिष्ठ या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य संबंध मात्र औपचारिक थे। संबोध निर्माण का चरण क्या है? मिलान करना, तुलना करना, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सा सत्य है? वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, घात से आघात के क्रम में अनुभव, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण या फिर मूर्त या अमूर्त के क्रम में अनुभव? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है? अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। काल्पनिक, अब्दुल रऊफ, दोनों या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्दुल रऊफ जो थे उनका यह कथन था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में ऐसा कथन किसका था? काल्पनिक, क्रो और क्रो, अब्दुल रऊफ या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह कथन काल्पनिक का था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 च, अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 85 से कम बुद्धि लब्धि किसकी होती है? पिछड़े बालकों की, मंद बुद्धि बालकों की, दोनों की या दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं 75 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके प्रश्न आप लोग को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।